छह ऐसे कारण जिनके कारण आपका हिप जॉइंट घिस सकता है या इनकी आर्थराइटिस हो सकता है। हेलो, मैं डॉक्टर रोहित लांबा, जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थोस्कोपी सर्जन, गुड़गांव से। आज हम बात करते हैं ऐसे 6 कॉमन कारणों की जिनके कारण आपका हिप आर्थराइटिस में जा सकता है। तो हिप जॉइंट के बारे में समझ लें तो हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट, जिसमें ये एक गोले जैसी बॉल रहती है और इसका एक कप सॉकेट रहता है जिसमें ये पूरी मूवमेंट्स अपनी कर पाता है। और इनके दोनों सतह पर एक स्मूथ चिकनाई भरी सरफेस रहती है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है। जिस भी बीमारी के कारण, जिस भी कंडीशन के कारण ये कार्टिलेज घिस जाता है वो उसको आर्थराइटिस कहते हैं। तो अब सबसे पहला कॉमन कारण आर्थराइटिस का रहता है एज रिलेटेड, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ये आमतौर से हम 55, 60, 65 साल की उम्र में देखते हैं और ये ज्यादातर और ज्यादा कॉमन घुटनों में रहता है, बट कई केसेस में हिप में भी इक्वली पाया जाता है। इसका कारण यही रहता है कि ओवर द ईयर्स जैसे हम एज करते हैं, जैसे हमारा शरीर के अंदर बाकी चेंजेस आते हैं, उसी तरह से चलने में, काम करने में, कोई हाई इंपैक्ट एक्टिविटी करने में धीरे धीरे कोई छोटी छोटी इंजरीज होती जाती है, जिसके कारण वो कार्टिलेज जो है या तो आपके बॉल से या सॉकेट से घिसने लगता है और फाइनली उस उम्र में जाके, यानी कि 55, 60, 65 साल के आसपास में जाके वो आर्थराइटिस में तब्दील हो जाता है और वो पेन करना शुरू करता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ऐसे रीजंस जो कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस करते हैं। ऐसी डिजीज होती है जैसे गठिया, तो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। अब रियोमेटॉइड आर्थराइटिस आपको बहुत जल्दी भी एज में पकड़ सकता है। कुछ केसेस में हमने देखा है कि कुछ 15-16 साल से लेके 20-25 साल की उम्र में भी लोगों को रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। ऐसे केस में रियोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी जॉइंट की झिल्ली ही आपके कार्टिलेज के अगेंस्ट काम करना शुरू करती है और उसको खाना शुरू कर देती है, जिसके कारण फाइनली कार्टिलेज डैमेज हो जाता है और आर्थराइटिस कर देता है। तो अगर उस स्टेज पर हम दवाइयों से, मेडिकेशन से इस डिजीज को कंट्रोल कर सकें, उस साइनोवाइटिस को कंट्रोल कर सकें, तो आपका कार्टिलेज बचाया जा सकता है। उसके बावजूद कईयों को, और जिनका ट्रीटमेंट ही कभी नहीं हुआ, उनको तो डेफिनेटली वो कार्टिलेज डैमेज होना लाजमी है। कारण कुछ एज के बाद आपको पेन होना शुरू होता है, आपको नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में फर्क दिखने लगता है और आपके चलने की क्षमता कम हो जाती है। तो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस सेकंड एक इंपॉर्टेंट कॉज है इसका। इसी तरह से एक और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है जिसको कहते हैं एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये टिपिकली बहुत यंग एज में, यानी कि 18 से 25 साल की उम्र में इस डिजीज का ऑनसेट होता है और ये आपके जॉइंट, आपके पूरे बॉडी के जॉइंट्स को धीरे धीरे स्टिफ करना शुरू कर देता है। तो टिपिकली तो ये आपके स्पाइन और लोअर बैक को अफेक्ट करता है और साथ में इसमें सेकेंडरीली जो इफेक्ट होते हैं वो होते हैं आपके हिप जॉइंट्स। तो हिप जॉइंट्स में आर्थराइटिस होना, उसका कार्टिलेज डैमेज हो जाना और उसका फाइनली इतना खराब हो जाना कि वो जॉइंट बिल्कुल फ्यूज हो जाता है, बिल्कुल जाम हो जाता है और बिल्कुल मूवमेंट उसकी खत्म हो जाती है। ये एक फाइनल आउटकम होता है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, जिसका कभी ट्रीटमेंट ना हुआ हो या जिसका डिजीज प्रोग्रेशन बहुत फास्ट रहा हो। इसी तरह से नेक्स्ट कारण, जिसको तीसरा कारण हम कहें, बहुत कॉमन आजकल देखा जा रहा है, वो है एवास्कुलर नेक्रोसिस। अब एवास्कुलर नेक्रोसिस अनेक कारणों से होता है, पर आजकल जो सबसे कॉमन देखा जा रहा है वो है आपको मरीज को किसी टाइम के लिए, हो सकता है सिर्फ 10-15 दिन के लिए, हो सकता है कुछ 6 महीने, साल के लिए किसी कारणवश स्टेरॉइड्स खाने पड़े हों। आजकल कॉमन ऐसा क्यों है? क्योंकि कोविड टाइम जो आज से 2 साल पहले था, उस टाइम बहुत मरीजों को स्टेरॉइड्स लेने पड़े और कई मरीजों ने बिना डॉक्टर की सलाह के भी बहुत देर स्टेरॉइड्स खाए हैं, इसी डर से कि कहीं उनको कोविड ना हो जाए या कोविड हो गया तो उनकी बीमारी ना बढ़ जाए। उन स्टेरॉइड्स का असर 6 महीने, साल के बाद दिखना शुरू हो जाता है जब वो आपके कूल्हे की इस बॉल की ब्लड सप्लाई को डैमेज करना शुरू करते हैं। उसका डैमेज हो जाने के कारण ये बॉल जो है जगह जगह से धंस जाती है और उसकी सरफेस इर्रेगुलर हो जाती है। अब इर्रेगुलर सरफेस होने के बाद जब वो बॉल कप में घूमती है तो कार्टिलेज को सारा डैमेज कर देती है, तो फाइनली उसको में आर्थराइटिस होता है। एवास्कुलर नेक्रोसिस के और भी बहुत कॉजेज हैं, पर आजकल सबसे कॉमन जो देखा जा रहा है वो स्टेरॉइड इनटेक के कारण है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है कोई फ्रैक्चर होना, ट्रॉमा। अब ट्रॉमा में आपके या तो इस कूल्हे की हड्डी की बॉल टूट के अलग हो जाए, तो उसके कारण से आपका ये फाइनली एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब ये बॉल अलग हो जाती है बाकी हड्डी से तो उसकी ब्लड सप्लाई भी डैमेज हो जाती है। उसको बाद में सही तरह से फिक्स करने के बाद भी, जोड़ने के बाद भी, प्लेट या स्क्रू लगाने के बाद भी उसमें 15 से 20% चांस रहता है कि ये ब्लड सप्लाई वापस ना बन पाए। अगर ये ब्लड सप्लाई नहीं बन पाती है तो फाइनली उसमें भी एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है और जिसके कारण वो आर्थराइटिस में तब्दील हो जाता है। इसी तरह से कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जो आपके सॉकेट में होते हैं, जिसको हम एसेटेबुलम फ्रैक्चर कहते हैं। अब जिनमें कहीं किसी में सर्जरी करी भी गई हो, उसके बावजूद भी इनिशियल इंजरी के टाइम पे अगर उसने कार्टिलेज को भी डैमेज किया है तो वो 6 महीने, साल या 2 साल के बाद धीरे धीरे दर्द प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसके कारण आपको आर्थराइटिस होना पता लग जाता है। तो इस तरह के फ्रैक्चर्स जिनका इलाज किया गया हो लेकिन प्रॉपरली ना हो पाया हो, या जिनका इलाज कभी हुआ ही नहीं, उनमें भी आर्थराइटिस के चांसेस बहुत रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण जिसको हम कहेंगे वो है कंजेनिटल
यानी कि जन्म से कुछ ऐसी दिक्कतें, बचपन के टाइम की कुछ ऐसी दिक्कतें जो ग्रोइंग एज के टाइम बच्चों में होती है, जिनके कारण आपकी हिप की शेप खराब हो जाए। तो इनमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप, जिसको डिसलोकेटेड, कंजेनिटली डिसलोकेटेड हिप भी कहते थे पहले। उसमें क्या रहता था कि बच्चा जब पैदा होता है तो जन्म से ही उसका बॉल जो है इस सॉकेट में ना रह के ऊपर की तरफ रहता है, उससे बाहर रहता है। क्योंकि ये आमतौर से दोनों साइड पे देखा जाता है तो कई बार माँ बाप को पता भी नहीं लगता है, नोटिस भी नहीं करते हैं, अनलेस वो जब चलना शुरू करे बच्चा, जब 1 साल, सवा साल पे बच्चा चलना शुरू करता है और उसकी चाल में लचक होती है, तो तब नोटिस किया जाता है कि भाई ये इसके दोनों हिप्स बाहर हैं। ये एक सिंपल स्क्रीनिंग से या डॉक्टर को दिखाने पर, चेकअप के दौरान इसको बहुत अर्ली एज में पकड़ा जा सकता है। आमतौर से जो भी बच्चे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जिनकी होती है, मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, उनका एक प्राइमरी चेकअप हमेशा किया जाता है, जिसमें आमतौर से ऐसी वाली बीमारी पकड़ ली जाती है। इसका इलाज बहुत सिंपल रहता है। इनिशियली तो प्लास्टर्स वगैरह से इलाज किया जाता है, फिर बाद में एक ब्रेस पहनाया जाता है जिससे बच्चे के हिप अपने कूल्हे में बने रहें और वो डिसलोकेट ना हो। बहुत सिवियर केसेस में इसमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। पर इवन इन स्पाइट ऑफ गुड सर्जरी, अच्छी सर्जरी हो जाने के बाद भी कई बार एज बढ़ने के साथ में आर्थराइटिस के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो हिप सही से डेवलप नहीं हो पाता। अगर ये बॉल इस सॉकेट में रहती है तो ही उसकी शेप डेवलप होती है, तभी वो एक नॉर्मल हिप की तरह डेवलप होती है। अगर वो बॉल बाहर रहेगी तो ना ये कप सही से डेवलप होता है, ना ये बॉल, तो जिसके कारण अगर आपके बाद सर्जरी भी करते रहे तो भी कई बार उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहते और आर्थराइटिस में डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह से पर्थीज डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो कि यंग एज के बच्चों में, 7-8 साल की उम्र के बच्चों में देखा जाता है, जिसमें कि आपके इस गोले की, इस बॉल की ब्लड सप्लाई टेम्पररीली डैमेज हो जाती है, रुक जाती है। हिप वो अपनी जगह नॉर्मल रहता है, पर फिर भी उस सप्लाई डैमेज हो जाने के कारण, खून के दौरा रुक जाने के कारण पेनफुल हो जाता है। और ऐसी स्टेज में अगर वो, जब क्योंकि वो ग्रोइंग हिप है, क्योंकि उसकी शेप अभी बन रही है, अगर उस टाइम पे उसकी शेप खराब हो जाए तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए डैमेज हिप बन जाता है, जिसमें कि आगे चल के आर्थराइटिस के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण जो इसी यंग और एडोलेसेंट एज ग्रुप में रहता है, उसको कहते हैं स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस। ये आपका बॉल जो है, इसके एक ग्रोइंग एंड है यहाँ पर, इस जगह पर। तो अगर ये ग्रोइंग एंड से ये बॉल किसी ट्रॉमा के कारण, किसी इंजरी के कारण या बच्चे के वजन ज्यादा होने के कारण और कोई एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटीज के कारण अगर वो स्लिप हो जाती है तो वो बॉल बिल्कुल अपनी जगह से, सतह से हट जाती है और जिसके कारण फाइनली वो भी एक इसको शेप खराब करके आगे आर्थराइटिस का कारण बनती है। तो ये कुछ मोटे मोटे कारण है जो बचपन में, यंग एडोलेसेंट एज ग्रुप में आपके आर्थराइटिस का कारण बन सकते हैं। फाइनली लास्ट, छठा हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडर रिकॉग्नाइज, मतलब कि इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है और इसी कारण बहुत कई बार मिस भी कर दिया जाता है, एक ऐसा कारण जो हिप आर्थराइटिस का कारण बनता है, वो है फेमोरोएसिटाबुलर इंपिंजमेंट। इंपिंजमेंट के कारण क्या रहते हैं? इंपिंजमेंट यानी कि चुभना। अब चुभना किस तरह से हो सकता है? तो या तो आपका कप जो है, इसकी शेप इस तरह की है कि सतह एक्स्ट्रा है, इसमें एक्स्ट्रा बोन है जो कि इस बॉल के ऊपर चुभ सकती है, जिसको पिंसर इंपिंजमेंट कहते हैं। और या इस बोन, इस बॉल की शेप राउंड ना होकर के कहीं से एक बम्प बना हुआ है। वो जो बम्प है, अगर वो जब इस सॉकेट के अंदर जाता है तो वो इसके कार्टिलेज को छीलता हुआ जाता है, इसको कैम इंपिंजमेंट कहते हैं। दोनों ही कारणों में आपका कार्टिलेज डैमेज होता है। यंग एज में, एडोलेसेंट एज में अगर एग्जामिनेशन किया जाए, चेक किया जाए और उसको पकड़ लिया जाए तो उसका इलाज भी किया जा सकता है, जो कि एक सिंपल दूरबीन की सर्जरी के थ्रू होता है, जिसमें कि या तो अगर ये कप की इंपिंजमेंट है तो उसको एक्स्ट्रा बोन को निकाल दिया जाता है, और इसी तरह से अगर इस बॉल में अगर बम्प रहता है तो उस बम्प को भी साफ कर दिया जाता है। ये काम एक दूरबीन के थ्रू किया जाता है, तो इसमें ज्यादा कट भी नहीं लगता। पर अगर ये चीज मिस हो जाए और ये रिकॉग्नाइज ना की जाए तो ये आगे चल के, यानी कि 40s में या 50s में जाके, ये एक आर्थराइटिस का कारण बनती है। तो ये कुछ मोटे मोटे कारण हैं जो आपके हिप के आर्थराइटिस करते हैं। और हिप आर्थराइटिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।